उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वाति सिंह अपने बेबाक बयानों से जानी और पहचानी जाती हैं। बिहार स्टील नगरी बोकारो के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सिंह श्रीमती आशा सिंह के घर 1 अगस्त सन 1978 को स्वाति सिंह का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बोकारो में हुई। लखनऊ केंद्रीय विद्यालय से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गयी। साल 1999 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम किया। इसी दौरान छात्र संघ अध्यक्ष जया शंकर सिंह से साल 2001 में इनका विवाह हुआ, जिनसे एक पुत्र और एक पुत्री है। विवाह के बाद भी शिक्षा जारी रखते हुए इलाहाबाद स्थित मोतीलाल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से MMS की डिग्री हासिल की। साल 2005 में लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB किया और साल 2007 में LLM की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ ये अध्यापन कार्य भी करती रहीं। इनके पति दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। साल 2016 में मायावती प्रकरण में इनको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ स्वाति सिंह का राजनीतिक सफर। भारतीय जनता पार्टी ने जुलाई 2016 को इन्हें उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। एक घरेलू महिला होते हुए भी अपने तीखे बयानों से रातों रात ये भाजपा की स्टार बन गयी। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है इन्हें, जहां ये कमल खिलाने के लिए प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत रूप से मिलनसार और अपने आक्रामक तेवरों से चर्चा में बनी रहती हैं ये। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही शख्सियत स्वाति सिंह से। स्वाति जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, आप राजनीति में कैसे आएंगे लगभग सबको पता है, लेकिन क्या इससे पहले कभी सोचा था राजनीति में आने के लिए? कभी प्लानिंग हुई थी या कभी बचपन में या कभी, क्योंकि आपके पति भी राजनीतिक रहे हैं? नहीं, कभी राजनीति में आने का मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि शुरू से मेरा एक जो फोकस था वो मेरी पढ़ाई पे था और बाद में कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं अपने बच्चों में पूरा कंसंट्रेट करती थी उनकी पढ़ाई के लिए। तो पॉलिटिक्स से आज सच मेरा कोई लेना देना नहीं था। हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद में ज़रूर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद प्रत्यक्ष रूप से मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, क्योंकि एक पॉलिटिशियन से शादी हुई थी तो कहीं ना कहीं वो चूँकि घर पे माहौल था तो वो चीज़ें देखती रहती थी, सुनती रहती थी, पर मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। एज ए महिला आपके पति पॉलिटिशियन रहे हैं और राजनीति के बारे में बहुत सुनती होंगी आप। राजनीति में आने के बाद क्या लगता है आपको? जो सुनती थी, क्या सुनती थी और अब उसका अंतर लग रहा है? एज ए महिला होने नाते आपको क्या लगता है महिलाओं को आना चाहिए राजनीति में? देखिए, सुनना नहीं सुनना, जो मैं महसूस करती थी मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी की बात करूँगी, भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगी, कि पहले मुझे अच्छा लगता था कि पॉलिटिक्स में शायद महिलाएं सेफ नहीं है, लेकिन जब से मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी हूँ और मैंने अपनी पार्टी में देखा है कि कितना सेफ माहौल है। और सेफ माहौल इन द सेंस, मैं यात्रा में भी रह के आई। जब मैं यात्रा में जा रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि मैं अकेली महिला रहूँगी, बाकी सब लड़के होंगे, पुरुष होंगे, पता नहीं कैसे मैं एडजस्ट करूँगी, लेकिन इतना अच्छा माहौल मिला, बिल्कुल घर की तरह का एटमॉस्फेयर था। तो वाकई अब मेरी बेटी भी अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहेगी तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये घटना हुआ होगा तो अचानक से बेटी बचाओ का एक कैंपेन चला बीजेपी ने, आपको लगता था कि इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा और इस तरह से बीजेपी में आप एक तरह से प्रदेश स्तर की और एक यूपी की शख्सियत बन जाएंगी, इस तरह से बात? देखिए, जहाँ तक बेटी बचाओ कैंपेन की बात कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही थी, और क्योंकि एक बेटी को गाली दिया गया था तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामने आई। और जहाँ तक बड़ी शख्सियत बनने की बात आप कर रहे हैं, मैं तो आज भी नहीं मानती कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। और हाँ, जनता का सपोर्ट मुझे बहुत मिला, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का। बहुत एहसान है मेरे ऊपर कि उन लोगों की वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ, मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ मैं पब्लिक की वजह से इस जगह पे हूँ। मायावती के खिलाफ आपकी लड़ने की इच्छा थी, वो तो नहीं पूरी हो पाई और लगता भी नहीं कि इस बार तो पूरी होगी, लेकिन क्यों इच्छा हुई मायावती के खिलाफ लड़ने की आपको? ऐसा, वो भी महिला है।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मायावती जी के जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे बार बार, मायावती जी ने संसद में खड़े होकर बोला, उन्होंने गालियां दी महिलाओं को, मेरी बेटी को उन्होंने गाली दिया। इवन उसी संसद में से खड़े होकर के उन्होंने लोगों को इनवाइट किया, आह्वान किया कि आप लोग सड़कों पर उतरिए और दयाशंकर जी के फैमिली को, उनके घर के महिलाओं को आप गाली दीजिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट उनके द्वारा कराया गया था, और उसके बाद जो लोगों का, मुझे जब मैं सामने आई, क्योंकि मुझे वो ऑब्जेक्शनेबल लगा, और जब मैं सामने आई तो लोगों का जो सपोर्ट मिला मुझे, तो उसके बाद मैं ये दिखाना चाहती थी उनको, और ज़रूरी भी था ऐसे लोगों को रोकना वहाँ पर। तो ये ज़रूरी था, मैं उनके अगेंस्ट इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहती थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हैं कि जब आज जैसे वो एक संप्रदाय विशेष को लेकर के चल रही हैं, वो जब दलित की बात करनी होती है तो वो दलित की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जैसे थाली का बैगन होता है ना, वो वैसे मूव करती रहती हैं। तो ये ज़रूरी था उनको बताना कि जनता आज की बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके साथ नहीं है, मेरे साथ है, एक आम महिला एक आम माँ के साथ है, ये बताना ज़रूरी था। लेकिन मुझे वाकई ये पूरी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं मायावती जी के अगेंस्ट खड़ी नहीं हो पाई। स्वाति, इससे बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। स्वाति जी, आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। बीजेपी में आप तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई महिला नहीं हुई, मेन बॉडी की बात कर रहा हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष भी महिला नहीं हुई। तो बीजेपी में महिलाओं की क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? बीजेपी में जो महिलाओं की स्थिति है वो किसी पार्टी में नहीं है। मैंने अभी आपसे ये बताया कि कितना मैं सेफ हूँ उस पार्टी में, मुझे एक घर की तरह का वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिल रहा है, और कल को मेरी बेटी भी अगर पॉलिटिक्स में आएगी उसी पार्टी में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इससे ही सोच सकते हैं कि बीजेपी में महिलाओं का के लिए कितनी अहमियत है और क्या जगह है बीजेपी में महिलाओं के लिए। जहाँ तक आप महिलाओं की, अगर मैं इसके बाद मुझे लगता है आपका क्वेश्चन टिकट का होगा, तो अगर दूसरी पार्टियों से आप कंपेयर कर लीजिए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखा जाए रेशियो या नंबर्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। महिलाओं के आरक्षण की बात लोग करते हैं और होती रहती है, होता कभी कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, जो राजनीति में बात होती है चुनाव लड़ने के लिए? ये शायद आपको संसद में हमारी ही एक महिला नेता ने उसका फेवर किया था कि जिस दिन ये बिल पास होगा हमारी पार्टी और हम लोग सब समर्थन में खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सपोर्ट में है, और हमारी पार्टी में खुद 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। ऐसे स्वाति सिंह, आपको क्या एजेंडा है महिलाओं के प्रति चुनाव लड़ने के बाद? बिल्कुल एजेंडा है। चुनाव लड़ने के बाद या उसके पहले भी वो मेरा एजेंडा था कि महिलाओं की सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। किसी भी घर, कोई भी घर का आदमी हो, कोई भी अगर पुरुष भी होता है तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि उसके घर की महिलाएं सुरक्षित हों। तो प्रदेश में, देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे जैसा महसूस हो रहा है, मैं देख रही हूँ रोज के रोज न्यूज़ में भी देख रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा होगा। मायावती के शासनकाल के बारे में कह लेती हैं, 5 साल का शासनकाल रहा है, बताया जाता है क्राइम बहुत कम था उनकी सरकार में, वो खुद कहती हैं ऐसी बात। मायावती जी इसलिए कहती हैं कि उनके सरकार में क्राइम सबसे कम था क्योंकि पूरा जो क्राइम है वो मायावती जी अकेले खुद करती हैं। अगर आप देख लीजिए, मैं रीता बहुगुणा जी की बात करूं तो उन्होंने उनके घर को जला दिया था। ऐसे ही कोई किसी ने, मतलब उनके लिए जरा सा कोई कुछ बोल देता है तो वो पूरा कानून अपने हाथ में ले लेती हैं। तो चूंकि सारा कानून व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सारी चीज़ें मायावती जी खुद ही देखती हैं। तो इसलिए उनके, जब उनका टेन्योर रहता है तो उस टाइम में उनको ऐसा लगता है कि कोई और क्राइम हो नहीं रहा है, क्योंकि किसी और की हिम्मत कुछ करने की होती नहीं है। सारा क्राइम तो मायावती जी अकेले करती हैं। सरयू सीट बहुत टफ मानी जाती है, बीजेपी नहीं जीती आज तक यहाँ से, तो आपको कितनी चुनौती लगती है यहाँ से? देखिए, सरोजनी नगर की सीट जो अगर आप टफ बता रहे हैं तो ये कंपटीशन है, और टफ कंपटीशन में वो उसमें जब जाइए तो वो अच्छा लगता है जब टफ रहता है तो। लेकिन जब से मुझे इस सीट का डिक्लेयर हुआ है, मेरी सीट का, मुझे तो ये टफ नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से जनता का सपोर्ट मिल रहा है, आज इस सरोजनी नगर की एक एक जनता इस इलेक्शन को लड़ रही है। मैं अकेले एक स्वाति सिंह नहीं लड़ रही हैं, इस सरोजनी नगर की एक एक जनता स्वाति सिंह में कन्वर्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो जनता का मुझे सपोर्ट मिल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये सीट टफ नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत आराम से मैं ये सीट निकाल लूंगी। एक घरेलू महिला से एक पति के लिए लड़ने वाली महिला
और फिर एक प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा और फिर एक प्रत्याशी, कैसे लेते हैं इन सबको बीच में, कैसे अपना सामंजस्य बिठाया है? बच्चे भी होंगे अब। देखिए, दो चीज़ें तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं घरेलू महिला बोल सकते हैं। मैंने जॉब भी किया है, मैंने यूनिवर्सिटी में 10 साल पढ़ाया है, फाइनेंस पढ़ाया है मैंने। तो उस समय भी मैं अपना घर और बाहर दोनों मैनेज करती थी, अपना प्रोफेशन और घर दोनों में मैनेज करती थी। दूसरी बात, आपने कहा पति के लिए लड़ने वाली, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं अपने पति के लिए लड़ने नहीं गई थी, मैं अपने घर की महिलाओं के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़ने गई थी। मैं अपने पति की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, मैं अपने एक महिलाओं के मान सम्मान की मैं लड़ाई लड़ रही थी। जहाँ तक बात है कि क्या चेंजेस आए हैं, तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अभी चूंकि इलेक्शन है तो थोड़ा टाइम क्रंच है, टाइम मुझे बहुत कम मिला है, तो इसलिए और क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है। घर पे भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अभी इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन अगर बात ऐसे इन जनरल अगर बात करें, तो जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तो मैं अपना घर और बाहर दोनों मैनेज करती थी, वैसे ही मैं आज अगर पॉलिटिक्स में भी हूँ, तब मेरा प्रोफेशन पढ़ाना था, आज मेरा प्रोफेशन पॉलिटिक्स है। तो मैं घर भी मैनेज कर रही हूँ और अपना प्रोफेशन भी मैनेज कर रही हूँ। एक सरकारी अधिकारी की बेटी, एक पॉलिटिशियन की पत्नी और MBA, आजकल चुनाव में MBA की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और वकील, अब सब कुछ है, तो बड़ा फायदा मिलता होगा राजनीति में अब तो, दांव पेच में। देखिए, मुझे आप शुरू से मेरा देख लीजिए कि कभी मैंने दाव पेच नहीं किया, और मुझे लगता है कि जो सच बोलता है उसे दाव पेच करने की ज़रूरत नहीं है। तो MBA हूँ, LLM हूँ, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, वो एकदम ही अलग है। दाव पेच करने की मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है, और जनता जिस तरीके से लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो अगर मैं दाव पेच करूंगी तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के साथ धोखा करूंगी। आपके क्षेत्र में 50% महिलाएं होंगी और आप महिला के आइकन भी हैं आजकल, तो कोई विशेष योजना है अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए? हमारी पार्टी इतनी योजनाएं बनाई हुई है महिलाओं को लेकर के, इतनी सारी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर के, कि पहले तो वो इम्प्लीमेंट हो जाए उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही है कि इस उत्तर प्रदेश में वो योजनाएं लागू हों ठीक से। उसके बाद हमारे मैनिफेस्टो में इतने सारे जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने महिला ओरिएंटेड, जो वुमेन ओरिएंटेड जो इश्यूज हैं, उसको जो हम लोगों ने बोला है, वो सारी चीज़ें की जाएंगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए की जाएंगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, पहले वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए प्रॉपरली। बहुत सारी चीज़ों को बना दीजिए और वो इम्प्लीमेंट ना हो तो बेकार है। पहले की जो योजनाएं जो केंद्र ने बनाई हैं उसको प्रदेश में इम्प्लीमेंट कराएंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, उसके बाद आगे के लिए सोचेंगे। स्वाति, इससे बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। स्वाति जी, अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल को कैसे लेती हैं? मेट्रो भी आपके यहाँ से निकाल दिया, अमौसी से आपके क्षेत्र ही आता होगा शायद मेट्रो, और एक्सप्रेसवे भी आपके क्षेत्र से जा रहा है, तो कितना क्या लेते हैं इसको? बड़ा काम किया अखिलेश ने 5 साल के अंदर। उस मेट्रो के लिए किसने पैसा पास किया था, कहाँ से पैसा आया था? और आज अखिलेश यादव जी उस मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी से कि क्या उनकी पत्नी और उनके बच्चों के अलावा कोई उसमें आज तक सफ़र कर पाया है? जिस एक्सप्रेसवे की बात करते हैं आप, उस एक्सप्रेसवे में एक बार जाकर देखिए कितनी बार ऊपर और नीचे चढ़ना पड़ेगा और कितनी बार आपको रॉन्ग साइड से चलना पड़ेगा। ऐसे एक्सप्रेसवे का क्या फ़ायदा है जहाँ पर आप रात में नहीं चल सकते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। इवन दिन में भी एक्सप्रेसवे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, और अगर हम जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का डर रहता है। और उन्हीं के जो अधिकारी थे, उनका एक्सीडेंट हो चुका है उस एक्सप्रेसवे पे। तो ऐसे चीज़ों का उद्घाटन कर दिए हैं सिर्फ इसलिए कि उनका पत्थर लग जाए, उनका नाम लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुख्यमंत्री जी ये मान चुके हैं कि नेक्स्ट टेन्योर में वो आने वाले नहीं हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी उद्घाटन कर रहे हैं। 1090 शुरू किया अखिलेश ने महिलाओं के लिए ही, उसको कितना सफल मानते हैं आप? देखिए, 1090 में कोई काम नहीं हुआ है पूरे 4-4.5 साल। उसके बाद एकदम से जैसे इलेक्शन आया वो लोग एक्टिव हो गए। जैसे अखिलेश यादव जी भी पूरे 4 साल तक ये लोग पूरा भ्रष्टाचार करते रहे, 4.5 साल तक, और 4.5 साल के बाद एकदम से एक्टिव हो गए और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो भी आज जो एक्टिवनेस ये लोग दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है इन लोगों का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को आप कितना असरदार मानती हैं इस चुनाव के अंदर? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं ये शो करता है कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हेल्पलेस थे
अपने जो उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था और उसके बाद जो एक लड़ाई करके लोगों की आंखों में जो धूल झोंकना चाह रहे थे और लोगों को वो लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाए, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं तो उन लोगों ने अलायंस किया। ये सोच करके कर रहे हैं कि शायद हम दोनों मिलकर के सरकार बना लेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, एक तो डूबी हुई जहाज है, कांग्रेस को कोई पूछने वाला था नहीं, बिल्कुल खत्म है कांग्रेस। और सपा भी खत्म हो रही थी, तब भी इन लोगों ने सोचा कि चलो शायद कुछ फायदा हो जाए, लेकिन होना कुछ नहीं है इसमें। मोदी जी के 2.5 साल कार्यकाल को कैसे लेते हैं? मुझे जो 2.5 साल के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। मैं तो ये पूछती हूँ, और खास करके वो विपक्ष वाले कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए। मैं ये पूछना चाहती हूँ विपक्ष वालों से कि 47 साल से ऊपर आप लोगों ने भारत पे राज किया, आप उन 47 सालों में अच्छे दिन नहीं खोज पाए, लेकिन 2.5 साल में ही मोदी जी से आप लोग अच्छे दिन खोज रहे हैं। और मोदी जी ने तो अच्छे दिन ला दिए। हाँ, विपक्ष वालों के अच्छे दिन नहीं आए, नेताओं के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन आम जनता के अच्छे दिन आ गए हैं। नोटबंदी का कितना असर है उत्तर प्रदेश के चुनाव मैं उस नोटबंदी की विपक्षी कहते हैं कि बहुत परेशानी हो रही है गरीब को, किसानों को, व्यापारियों को। देखिए, विपक्षी ऐसे कहते हैं कि गरीब और किसानों को परेशानी हो रही है, व्यापारी को परेशानी हो रही है, उसके बावजूद गरीब, किसान, व्यापारी सब मोदी जी के साथ हैं। कोई परेशान है तो सिर्फ दूसरे दल के नेता परेशान हैं। बीजेपी का या कहें स्वाति सिंह का क्या मुद्दा होगा चुनाव में क्षेत्र के लिए? मोदी सरकार के 2.5 साल, अखिलेश के 5 साल और या नोटबंदी? देखिए, नोटबंदी के लिए एक चीज मैं आपको ये बता दूं, नोटबंदी देश हित में लिया गया डिसीजन था। ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, तो इसको कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक आप मोदी जी के 2.5 साल की बात कर रहे हैं, मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ही मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी के 5 साल की बात कर रहे हैं आप, तो वो भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लोग खुद देख रहे हैं कि क्या किस तरह की स्थिति है। मैं अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ, सरोजनी नगर में, वहां लोग खुद कह रहे हैं, जहां मैं जाती हूँ तो वो मुझे दिखाते हैं कि आपको हम लोगों ने यहाँ इसलिए बुलाया कि आप जरा देख लीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। और अखिलेश यादव जी ये बोलते हैं कि काम बोलता है, देख लीजिए उनके काम की क्या हालत है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग इतने गंदगी में रह रहे हैं, मिट्टी है, मतलब सड़क नहीं है, मिट्टी का रास्ता है पूरा, ये आप देख कर जाइए। तो कहीं ना कहीं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जनता उन चीजों को मुद्दा बना रही है। तो लड़ाई किससे है आपकी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूं, और जहां तक मैं जानती हूं और मैं मानती हूं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी से भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये वन मैन पार्टी है, ना ही तो ये वन फैमिली पार्टी है। सपा और कांग्रेस एक फैमिली की पार्टी है, और बसपा एक सिर्फ मायावती जी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें सर्वधर्म, सर्व जाति के लोग हैं, और इसका किसी से कंपटीशन नहीं है। आखिरी सवाल, हर पुरुष की उन्नति में महिला का हाथ होता है। आप उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण सीट से लड़ रही हैं चुनाव, मुख्यमंत्री के खुद भाई लड़ रहे हैं यहाँ से, कितना योगदान मानती हैं अपने पति दयाशंकर सिंह जी का? पूरा योगदान कर रहे हैं, पूरा उनका योगदान है। एक हस्बैंड के तौर पे उनका पूरा सपोर्ट है, मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं तो ये देखती हूँ कि मुझसे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। अगर मैं 20 घंटे करती हूँ काम, तो वो 22 घंटे काम करते हैं। अभी मैं इलेक्शन के टाइम की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट है, और मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के वो काम कर रहे हैं। तो ये थी स्वाति सिंह जी, जो एक अच्छी पत्नी हैं, अच्छी बेटी हैं, अच्छी बहू हैं, लेकिन नेता कितनी अच्छी होंगी ये वक्त बताएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।